गुड इवनिंग साथियों, डिलीवर लॉ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल जब धारा 35 में पढ़ा रहा था तो एक बात बार बार बोल रहा था कि अधिनियम आप पर दायित्व डालेगा कि इस अधिनियम के अधीन होने वाले सभी अपराधों के संबंध में आप पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को सूचना दें। तो वही धारा 36 दायित्व डालती है आप पर कि इस अधिनियम के अधीन कतिपय अपराधों के बारे में आपको इत्तला देनी है। कौन से ऐसे अपराध होंगे जिनके बारे में आपको इत्तला देनी है, ये बात करेगी धारा 36। पढ़ने से पहले दो एग्जाम्पल समझाता हूं आपको कि पहला एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है पार्क के अंदर जो आपको लग रहा है कि 16-17 साल का है, जिनको निब्बा निब्बी बोलते हैं सोशल मीडिया की भाषा में। तो ऐसा कोई 16-17 साल का लड़का कोई पिस्टल, राइफल या कोई भी प्रकार का आर्म्स लेकर घूम रहा है, तो आपको लगना चाहिए तत्काल कि यह तो इस अधिनियम के किसी धारा का उल्लंघन है कि 21 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति अपने पास आयुध नहीं रख सकता, उसको लाइसेंस भी ग्रांट नहीं हो सकता। तो अगर कोई 21 साल से कम उम्र का 16-17 साल का लड़का लाइसेंस लेके बिना बंदूक लेके घूम रहा है, तो आप ये प्रजम्पशन कर सकते हो कि इसके पास लाइसेंस नहीं होगा, क्योंकि 21 साल से कम उम्र वाले के पास लाइसेंस नहीं होता। तो उस व्यक्ति के बारे में आपको तत्काल निकटतम पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी या अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी। और भी किसी व्यक्ति के पास आपको लगता है कि इसके पास आर्म्स है, या इस मकान में जो किसी सिटी के बाहर है, सुनसान मकान है, उसमें कोई आता है गन लेके चला जाता है, कोई पैसे देके गन खरीद रहा है उस मकान के गेट पे से, तो मतलब इसके अंदर हथियारों से संबंधित कोई ना कोई कार्य होता है। और यहां पर हथियारों की स्मगलिंग हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, रिपेयर हो सकता है। तो इस अधिनियम की धारा 5 का उल्लंघन हो सकता है। कोई बिना लाइसेंस के धारा 3 का उल्लंघन, ऐसी हथियार जिनके संबंध में केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि ये हथियार के लिए लाइसेंस होना चाहिए, फिर भी आप रखते हो, धारा 4 का उल्लंघन। कोई नकली अग्नायुध को असली में परिवर्तित कर रहा है, धारा 6 का उल्लंघन। तो कहीं भी इस अधिनियम की किसी भी धारा का उल्लंघन हो रहा है और आपके ज्ञान में है, तो आपका यह दायित्व बनता है कि आप निकटतम पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी को इत्तला देंगे। धारा पढ़ते हैं 36, जो इस संबंध में बात करती है कतिपय अपराधों के बारे में इत्तला का दिया जाना। कुछ सर्टेन ऑफेंस है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी होगी। हर व्यक्ति में नागरिक, अनागरिक, सभी भारतीय व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति सब आते हैं, जिसे भी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का ज्ञान है। इस अधिनियम के अधीन अपराध क्या है? बिना लाइसेंस के हथियार रखना, नकली हथियार को असली में बदलना, हथियारों को बनाना बिना लाइसेंस के, बेचना, सेल करना, पहचान चिन्ह मिटाना, आयात निर्यात करना, जितनी भी चीजें विदाउट लाइसेंस करते हो तो इस अधिनियम के अधीन अपराध है। तो कोई भी व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का ज्ञान हो, युक्त प्रति हेतु के अभाव में, जिसे साबित करने का भार उस पर स्वयं पर होगा। इसको एक बार छोड़ दो, इस क्लोज को डायरेक्ट पढ़ो। हर व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का ज्ञान हो, निकटतम पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी या अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को ऐसी इत्तला देगा। मजिस्ट्रेट कौन सा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। परिभाषा में पढ़ा था ना, इस अधिनियम में मजिस्ट्रेट शब्द के से अभिप्रेत है सीआरपीसी के अधीन जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है वो। तो हर व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने की नॉलेज है कि ये व्यक्ति बिना लाइसेंस के हथियार लेके खड़ा है, इसकी उम्र 15-16 साल है, मतलब धारा 3 का उल्लंघन अपराध कर रहा है। तो हर व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का ज्ञान है, निकटतम पुलिस थाने के बारसाधक ऑफिसर को या अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को इस बात की इत्तला देगा। फिर सर जो बात आपने छुड़वा दी वो क्या कहती है? बिल्कुल इस पर भी बात करते हैं। युक्त प्रति हेतु के बिना। प्रति हेतु का मतलब होता है एक्सक्यूज। हम इंग्लिश में बोलते हैं ना कि ज्यादा एक्सक्यूज मत दे, मुझे पता है कि उस दिन तू फ्री था और आया नहीं जानबूझ के। हम उससे कहते हैं तू एक्सक्यूज दे रहा है कि इसलिए नहीं आया, ये कारण था। तो आपको सूचना देने का दायित्व ये धारा डालती है। आप सूचना नहीं देते, आपको दिखता है पार्क में एक 15-16 साल का लड़का जिसके पास हथियार है, आप पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी या मजिस्ट्रेट को सूचना नहीं देते और एक्सक्यूज लेते हो कि सर मुझे तो लगा इसके पास लाइसेंस होगा। किस आधार पे लगा? पुलिस वाला पूछता है, आप कहते तो सर मुझे तो 21 साल से ज्यादा का लगा, मुझे लगा ही नहीं 21 साल से। तो ये आपका एक्सक्यूज युक्ति युक्त नहीं है।
युक्त एक्सक्यूज हो सकता था कि पार्क में एक सूट वूट पहन के बढ़िया से कोट पैंट पहन के रफ एंड टफ व्यक्ति खड़ा है, उसके अगल बगल में 4 लोग खड़े हैं जो चारों ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं और चारों के पास एक एक गन है। तो आप ये एक्सक्यूज दे सकते हैं कि सर कोट पेंट में था और 4 मुझे लगे इसके पास सिक्योरिटी गार्ड है और इनके पास गन्स है। मुझे नहीं लगा कभी भी कि इनके पास गन का लाइसेंस नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति बीच में खड़ा था, 4 लोग उसकी सिक्योरिटी कर रहे थे। तो ये एक्सक्यूज आपका पुलिस को देना ठीक है कि 4 लोग थे और एक बीच में कोई कोट पेंट में था, शायद उस व्यक्ति के सिक्योरिटी गार्ड होंगे इसलिए नहीं दिया होगा। पर आपको लग रहा है, आपको 15 साल का बच्चा 21 साल का लग रहा है और सारे वहां पर उपस्थित लोगों से पूछे कि इसकी उम्र बताना कितना लग रहा है, सब कहते हैं 15 का लग रहा है साहब, और आप कहते हैं सर 21 का लगा इसलिए मैंने आपको सूचना दी नहीं दी। तो ऐसा कोई युक्त प्रति हेतु नहीं, युक्त प्रति हेतु नहीं दिया आपने, इसके अभाव में आपको साबित करना होगा कि आपने ऐसे व्यक्ति के बारे में सूचना क्यों नहीं दी। युक्त प्रति हेतु के अभाव में मतलब रीजनेबल एक्सक्यूज दे दिया तो आप बच जाओगे, पर रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं दिया उसके अभाव में आपको साबित करना होगा कि आपने क्यों सूचना पुलिस थाने के बार साधक अधिकारी को नहीं दी। तो युक्त प्रति हेतु के अभाव में जो भी आप रीजनेबल एक्सक्यूज देते हो उसको साबित करने का भार आप पर होगा। अगर आपका एक्सक्यूज से पुलिस अधिकारी यानी मजिस्ट्रेट संतुष्ट नहीं है तो फिर आपको वो साबित करना पड़ेगा, अन्यथा आपने धारा 36 के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को सूचना नहीं दी और विधि के अनुदेशों की अनुज्ञा की है, आईपीसी में आप नाप लिए जाओगे, पुलिस थाने के अंदर मिलोगे। तो हर व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का ज्ञान है, निकटतम पुलिस थाने के बार साधक अधिकारी, बार साधक ऑफिसर या अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को इसकी इत्तला देगा। कब नहीं देनी? जब आपके पास युक्त प्रत्यु हेतु है कि एक कोई अच्छा व्यक्ति है, लग रहा है कि पढ़ा लिखा समझदार है, वो हथियार लेके खड़ा है, आप उम्मीद कर सकते हो कि इसके पास लाइसेंस होगा। ये इतना मूर्ख नहीं है कि इतने लोगों के बीच में बिना लाइसेंस की बंदूक लेके खुले में घूमेगा। पर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है कि इसके पास लाइसेंस नहीं होगा, आप तत्काल पुलिस थाने के बार साधक अधिकारी को सूचना दे दो, बाद में आपको संरक्षण भी दिलवा दिया जाएगा, सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाइयों से संरक्षण। कि आपने अगर जो इंफॉर्मेशन दी और उस व्यक्ति के पास लाइसेंस निकल आया तो फिर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि आपने सद्भावना पूर्वक जानकारी दी थी। तो आपका एक्सक्यूज रीजनेबल होना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस वाले आपको छोड़ देंगे, धारा 36 का दायित्व नहीं आएगा। पर आपने रीजनेबल एक्सक्यूज नहीं दिया, उसके अभाव में आपको साबित करना होगा कि आपने सूचना क्यों नहीं दी। क्या ऐसा एक्सक्यूज, जो एक्सक्यूज आप दे रहे हो उसको साबित करने का भार आप पर ही होगा। और क्या बात करती है, किसी रेल, विमान, जलयान, यान या परिवहन के साधन। रेल मतलब रेलवे, विमान एयरक्राफ्ट, जलयान वेसल्स, यान कोई व्हीकल है या परिवहन के अन्य साधन है, कन्वेंशन के अदर मीन्स है, उनमें नियोजित व्यक्ति है, कोई एम्प्लॉय है उनमें काम करने वाला, या कोई काम करने वाला हर व्यक्ति उसमें नियोजित है, या ऐसे रेल, विमान, जलयान, यान या परिवहन पे काम करने वाला हर व्यक्ति, भले ही वो नियोजित नहीं हो, टेम्परेरी काम कर रहा हो, तो ऐसा काम करने वाला हर व्यक्ति युक्त प्रत्यु हेतु के अभाव में जिसको साबित करने का भार उस पर होगा। आप समझ गए होंगे युक्त प्रत्यु हेतु क्या होता है, साबित करने का भार जो आप हेतु देते हो वो साबित आपको ही करना होगा कि ये युक्त है या नहीं है। ये पुलिस वाला कह देता है युक्त नहीं है तो फिर आपको साबित करना पड़ेगा कि ये कैसे युक्त है। तो युक्त जो भी एक्सक्यूज आप देते हो सूचना नहीं देने का, उसको साबित करने का भार आप पर ही होगा। दोबारा पढ़ो, उपधारा 2, किसी रेल, विमान, जलयान, यान, परिवहन के अन्य साधन में नियोजित और काम करने वाला हर व्यक्ति किसी ऐसे बक्से, पैकेज, गांठ के बारे में जो अभिवहन में हो, मतलब ट्रांजिशन में हो, चल रही हो उस साधन में, बक्से, पैकेज और गांठ के बारे में, और ऐसे बक्से और पैकेट और गांठ के बारे में उसको संदेह है कि उसमें ऐसा आयुध है या गोला बारूद है जिसे इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है। कि आप किसी रेल, विमान, जलयान, यान या कन्वेंशन के अदर साधन में नियोजित और काम करने वाले व्यक्ति हो, आपको लगता है कि ऐसे किसी भी रेल, विमान, यान, जलयान या परिवहन के अन्य साधन के अंदर कोई बक्सा है, कोई पैकेज है, कोई गांठ है जिसके बारे में आपको लग रहा है कि ये अभिवहन में चल रही हो, और उस गांठ, बक्से या पैकेज के बारे में आपको संदेह कि इसमें कोई ऐसा आर्म्स
या एम्यूनिशन रखा हुआ है जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, कि इस बक्से में कुछ रखा हुआ है बंदूक वगैरह जिसके संबंध में ऐसा लग रहा है कि इसका लाइसेंस इस व्यक्ति के पास नहीं होगा, या फिर किया जा रहा है, या तो अपराध किया गया है या अपराध किया जा रहा है, तो निकटतम पुलिस थाने के बार साधक ऑफिसर को इत्तला देनी होगी। सेकंड पेरा में निकटतम पुलिस थाने के बार साधक ऑफिसर को इत्तला देने की बात कर रहा है, फर्स्ट पेरा में ऑफिसर प्लस मजिस्ट्रेट दोनों को इत्तला देने की बात कर रहा है। तो समझ में आ गया होगा कि रेल, एयरक्राफ्ट है, जलयान है, यान है, या कन्वेंसिंग के अदर साधन है, उनमें अगर आप कोई सामान रख के ले जा रहे हो और उसमें काम करने वाले या नियोजित व्यक्ति के जानकारी में है कि ऐसे घाट के अंदर कोई हथियार है जो आर्म्स एक्ट के अधीन आयुध या गोला बारूद है, और ऐसा लग रहा है कि उसके संबंध में लाइसेंस नहीं लिया या आर्म्स एक्ट के अधीन कोई अपराध किया जा रहा है, तो निकटतम पुलिस थाने के बार साधक अधिकारी को उसकी इत्तला देगा। ऐसा कैसा ही दायित्व सीआरपीसी में भी किसी धारा में बता रखा है, धारा 35 से 40 के बीच में है, याद करके कमेंट कर देना कि कहां पर है, ठीक है, क्योंकि काफी समय हो गया आप लोगों को जेएलओ दिए हुए, तो शायद धूल छागी होगी, थोड़ी धूल साफ हो जाए तो ठीक रहे सीआरपीसी पे से भी। इंफॉर्मेशन टू बी गिवन रिगार्डिंग सर्टेन ऑफेंसेज, एवरी पर्सन अवेयर टू द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, कोई भी व्यक्ति जिसको इस एक्ट के अंतर्गत कोई ऑफेंस कमीशन होने के बारे में जानकारी है, अवेयर है, इन द एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एक्सक्यूज द बर्डन ऑफ प्रूविंग विच शेल लाई अपॉन सच पर्सन, कि अगर कोई रीजनेबल एक्सक्यूज एब्सेंट है तो उसको, अगर रीजनेबल एक्सक्यूज के एब्सेंस में अगर वो ऐसी सूचना नहीं देता है तो उसको बर्डन ऑफ प्रूविंग उसके ऊपर ही होगा, शेल लाई अपॉन सच पर्सन गिव इंफॉर्मेशन ऑफ द सेम टू द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और द मजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट और पुलिस थाने के बार साधक अधिकारी को सूचना देगा। तो एवरी पर्सन अवेयर of the commission of any offense under this act shall give information of the same of the officer in charge of the nearest police station or the magistrate having jurisdiction। सबसेक्शन 2 क्या बात करता है, एवरी पर्सन एम्प्लॉय और वर्किंग अपॉन, एवरी पर्सन एम्प्लॉयज एंड वर्किंग अपॉन एनी रेलवे, एयरक्राफ्ट, वेसल्स, व्हीकल और अदर मीन ऑफ कन्वेंसिंग सेल, जो भी व्यक्ति एम्प्लॉय है या काम करता है किसी रेलवे में, कोई एयरक्राफ्ट में, कोई वेसल में, कोई व्हीकल में, या कन्वेंसिंग के अदर्स मीन में, जैसे कोई बैलगाड़ी चला रहा हो, या फिर हो सकता है कि किसी को हनुमान जी ने इधर से उठाकर उधर शिफ्ट कर दिया, पर अगर वो व्यक्ति जिसको हनुमान जी उठाकर इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हैं पवन कुमार है, पवन में उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं, जब इतने बड़े पर्वत को उठा के लाए, तो वो व्यक्ति अगर हथियार लेके जा रहा है तो हनुमान जी का दायित्व है कि वो पुलिस को फोन करके इंफॉर्मेशन दे कि इस व्यक्ति के पास हथियार है जिसको मैं इधर से उधर छोड़ रहा हूं। समझ गए होंगे, कन्विंसिंग का कोई भी साधन हो सकता है। इन द एब्सेंस ऑफ रीजनेबल एक्सक्यूज द बर्डन ऑफ प्रूविंग विच शेल लाई अपॉन सच पर्सन, बर्डन ऑफ प्रूविंग रीजनेबल एक्सक्यूज का उस व्यक्ति को देना होगा। अगर रीजनेबल एक्सक्यूज कि एब्सेंस में वो सूचना नहीं देता है तो आप साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा जो एक्सक्यूज देता है। सेल गिव इंफॉर्मेशन टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन रिगार्डिंग एनी बॉक्स, पैकेज, बेल इन ट्रांजिट विच ही मे हैव रीजन टू सस्पेक्ट कंटेन आर्म्स एंड एम्यूनिशन इन रेस्पेक्ट ऑफ विच एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन और इज बीन कमिटेड, कि एवरी पर्सन एम्प्लॉय और वर्किंग अपॉन एनी रेलवे, एयरक्राफ्ट, वेसल, व्हीकल और एनी कन्वेंसिंग मीन्स या अदर मीन्स ऑफ कन्वेंसिंग शेल गिव इंफॉर्मेशन टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन रिगार्डिंग एनी बॉक्स, एनी पैकेज, एनी बेल इन ट्रांजिट, चाहे वो रेलवे में हो, एयरक्राफ्ट में हो, वेसल में हो या व्हीकल में हो, विच ही में रीजन टू सस्पेक्ट, जिसके बारे में उसको विश्वास करने का कारण है, रीजन टू सस्पेक्ट कंटेन आर्म्स और एम्यूनिशन इन रेस्पेक्ट, कि आर्म्स और एम्यूनिशन ऐसे बॉक्स, पैकेज या बेल में रखा गया है, वो
जो आर्म्स और एम्यूनेशन है विच एन अपेंस अंडर दिस एक्ट, उनको रखना इस सस्पेक्ट कंटेंट के रूप में रखना अपेंस अंडर दिस एक्ट हैज बीन और इज बीन कमिटेड, या तो इस एक्ट के अंतर्गत अपराध है या अपराध किया जा रहा है प्रेजेंट कंडीशन में, तो ये माना जाएगा कि आपने धारा 36 में सूचना देने का दायित्व था, आपने सूचना नहीं दी, धारा 36 के अंतर्गत आप विधिक निर्देशों का पालन नहीं करते हो। धारा 3 के अंदर बताया था कि कोई व्यक्ति के पास हथियार रखने के लिए लाइसेंस होना चाहिए, पर 3 कंडीशन में बिना लाइसेंस के भी कोई व्यक्ति दूसरे के लाइसेंस वाली बंदूक को ले जा सकता है, उसकी प्रेजेंस में जिस व्यक्ति के पास लाइसेंस है। कब कब ले जा सकता था? एक रिन्यू कराने के पर्पज से, एक रिपेयर कराने के पर्पज से, और तीसरा वो व्यक्ति की उपस्थिति में, जैसे मेरे पिताजी का लाइसेंस है तो मैं उनके साथ अपने कंधे पे उनकी बंदूक टांग के चल सकता था। ऐसा ही कोई और ट्रांजेक्शन है कि मेरे पास लाइसेंस था, मैं अपने घर में आराम से रजाई ओढ़ के सो रहा हूं, मैंने किसी दोस्त को दे दी गन और वो लेके घूम रहा है गन को, और गन को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, तो मेरी प्रेजेंस में नहीं ले जा रहा, धारा 3 का अफेंस है। तो आपको लग रहा है कि अपराध कर दिया, या तो इसके इस आर्म्स के रिगार्डिंग यह किया जा रहा है, क्योंकि इसका लाइसेंसदारी तो घर पे सो रहा है और ये व्यक्ति इसका दोस्त है जो बंदूक लेके जा रहा है, तो फिर धारा 36 के अधीन आपका दायित्व है कि आप सूचना दो। आपने सूचना दी फिर भी उसने लाइसेंस शो कर दिया, तो आगे आपको सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाइयों के लिए संरक्षण मिलेगा। गिरफ्तारी और तलाशी वैसे कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सीधा सीधा सीआरपीसी को रेफर करेगा, पर हमारा एपीओ का काम क्या होता है कि जब भी वो कोर्ट में केस लड़ रहा होता है तो तलाशी के दौरान पाई गई चीजों को, गिरफ्तार करने के दौरान गिरफ्तार किए जाने के प्रोविजनों को उसको कोर्ट के अंदर प्रूफ करने होते हैं कि गिरफ्तारी विधि सम्मत थी, तलाशी विधि सम्मत थी, क्या प्रोविजन थे, प्राइवेट व्यक्ति ने तलाशी की तो क्या वो प्राइवेट व्यक्ति ने गिरफ्तारी की तो क्या वो तलाशी कर सकता है। ऐसे कई चीजें हैं जो सीआरपीसी के थ्रू निकल कर आती है और एक एपीओ के ड्यूरिंग कोर्ट ये काम आती है, इसलिए हमें मेंस के पर्पज से भी थोड़ा सा देखना होगा, वरना ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है कि गिरफ्तारी और तलाशी सीआरपीसी के अधीन प्रोविजन से करेंगे। पढ़ लेते हैं इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कि इस अधिनियम में जो लिख दिया वो तो लिख दिया, उसके सिवाय आपको सीआरपीसी पे देखना है। दूसरी बात करेगा इस अधिनियम के अधीन या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम, या तो इस एक्ट में या इस एक्ट के अधीन बनाए गए रूल्स के अधीन की गई सब बातों को छोड़कर। तो इस अधिनियम में लिख दिया वो, इस अधिनियम के अधीन कोई बात है, या इस अधिनियम के अधीन जो रूल्स बने आर्म्स रूल 2016 उनके अधीन कोई बात है, उन सबको तो छोड़ दो। तो मतलब ये तो हमारे लिए कचरा है कि ये लिख दिया वो तो लिख दिया, उसको तो हम बदल नहीं सकते। बाकी पढ़ो, यहां से मेन धारा शुरू होती है कि सब गिरफ्तारियां और तलाशियां, सभी प्रकार का अरेस्ट करने का प्रोसेस, सभी प्रकार की सर्च करने का प्रोसेस, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी 1973 के उन प्रोविजंस के अनुसार की जाएगी जो उस संहिता के अधीन की गई गिरफ्तारियों और तलाशियों को लागू होते हैं। तो सभी गिरफ्तारियां, सभी तलाशियां जो आर्म्स एक्ट के अधीन की जानी है सीआरपीसी के प्रोविजंस के अनुसार की जाएंगी, जो सीआरपीसी के अंदर गिरफ्तारी और तलाशी से संबंधित प्रोविजन है उनके अनुसार की जाएगी। कहाँ है भाई गिरफ्तारी के प्रोविजन, कहाँ है तलाशी के प्रोविजन? आज सीआरपीसी पे से भी धूल हटा लेते हैं। तलाशी तो आप 91, 92, 93 इनमें कर लो। गिरफ्तारी वगैरह करानी है, वारंट से गिरफ्तारी वारंट के संबंध में प्रोविजन 70 से 81 है। गिरफ्तारी की प्रक्रिया धारा 46 होगी। देख लेना, ज्यादा पुराना हो गया, हो सकता है भूल भी गए हो, काफी समय हो गया पढ़े हुए। तो यही लगभग प्रोविजन है जिनके रिगार्डिंग ये बात कर रहा है। हाँ, तलाशी के दौरान कोई चीज जब्त होगी तो फिर आपको 51 के में देखना पड़ेगा, आयुध वगैरह जब्त होते हैं, तो जो भी प्रोविजन है आप देख लेना। तो जहां भी सीआरपीसी में तलाशी और गिरफ्तारी के प्रोविजन है वो एज इट इज आर्म्स एक्ट के अधीन तलाशी और गिरफ्तारी को भी लागू होंगे। बी पॉइंट बात करता है, पेन बदल लेते हैं, लाल ठीक नहीं होता, ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर ना हो। ये व्यक्ति कौन है? जो ना तो मजिस्ट्रेट है और ना पुलिस ऑफिसर है। इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया गया व्यक्ति, कि ऐसे व्यक्ति द्वारा, ऐसा व्यक्ति द्वारा जो न तो मजिस्ट्रेट है न ही पुलिस ऑफिसर है, और इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है, तो क्या प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है?
बढ़िया क्वेश्चन है, कर सकता है नहीं कर सकता। सीआरपीसी की धारा 43 एक थप्पड़ मारती है कि कर तो सकता है, तुम्हें इतना सा भी पता नहीं है क्या? तो धारा 43 कहती है प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो न तो मजिस्ट्रेट है न पुलिस ऑफिसर है, वो भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, मतलब प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है। तो पढ़ते हैं ये प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी की, ऐसे व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किया कोई व्यक्ति, इस अधिनियम में कोई व्यक्ति ने अपराध किया, उसको गिरफ्तार किया आपने प्राइवेट व्यक्ति के रूप में, और गिरफ्तार करने पर अधिग्रहित आयुध और गोला बारूद है। आपने उसको गिरफ्तार किया इस एक्ट के अधीन, क्योंकि उसके पास कोई गन होगी, कोई गोला बारूद होगा, कोई अपराध कर रहा होगा इस अधिनियम के अधीन, और आपने गिरफ्तार किया। तो साथ में जो भी अधिग्रहित किए हैं आयुध और गोला बारूद, उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया प्लस आयुध गोला बारूद को, दोनों को लेकर अविलंब निकटतम पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को परिदत करके आना है, पकड़ा के आना है। दोनों को उठा ले जाओ, एक तो जो आयुध गोला बारूद उसके पास मिला, और उस व्यक्ति को दोनों को गाड़ी में रखो, छोड़ के आओ पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के पास, वो भी अविलंब। विलंब नहीं करना, डिले नहीं करनी। जैसे ही आप गिरफ्तार करते हो वैसे नहीं कि 5-7 घंटे घर पे बिठा रखा, थप्पड़ दे के पूछ रहे हो हथियार कहां से आया, तू क्या अपराध कर रहा था, लाइसेंस है नहीं है, ये अपना काम नहीं है। प्राइवेट व्यक्ति का काम है कि इस अधिनियम के अधीन कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है, गिरफ्तार कर लो, और गिरफ्तार करके उसके पास से जो आयुध गोला बारूद पाया जाता है उसको रख लो, और हाथों हाथ उस व्यक्ति को आयुध गोला बारूद को लेके पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को परिदत कराओ कि आपकी अमानत थी, आपका काम था, हमने कर दिया है। आपको गिरफ्तारी करनी थी, आपको सब तलाशी लेनी थी, हमने गिरफ्तार करके जो आयुध मिले वो ले आए। वह ऑफिसर कौन? जिसको आप पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को सौंप के आए। इस पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को सौंप के आए तो इस ऑफिसर के पास दो काम है, या तो ये करेगा या ये करेगा। पहला काम तो है कि उस व्यक्ति को जिसको हम गिरफ्तार करके पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी को देकर आए हैं, तो वो पुलिस ऑफिसर या तो उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष उपसंजात होने के लिए प्रतिभूत सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित किए जाने पर छोड़ देगा। विद श्योरिटी, विदाउट श्योरिटी, अगर बॉन्ड एग्जीक्यूट कर देते हो मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रेजेंस होने के लिए, किसको करोगे प्रेजेंट? पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी जो पुलिस ऑफिसर है उसको आप मजिस्ट्रेट के समक्ष उपसंजात होने के लिए प्रतिभूत सहित या रहित बंद पत्र दे देते हो तो आपको छोड़ देगा। और आपके पास जो आयुध और गोला बारूद पाए गए थे उनको जब आप मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होंगे तब तक के लिए अपनी कस्टडी में रख लेगा, और जिस दिन आप मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होंगे उस दिन उन आयुध और गोला बारूद को भी पेश कर देगा। तो वह ऑफिसर जिसको प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार करके व्यक्ति और गोला बारूद को छोड़ के आया, उस पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि सबसे पहले वो उससे कहेगा कि आप विद श्योरिटी या विदाउट श्योरिटी, जैसा भी पुलिस ऑफिसर को लगे कि अच्छा इज्जतदार आदमी है, बिना श्योरिटी के ही बंद पत्र निष्पादित करने पे छोड़ देगा। कोई निठल्ला आदमी है, बार बार अपराध करता है, उसको लगता है ये मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित नहीं होगा, फरार हो जाएगा, तो उससे विद श्योरिटी बंद पत्र निष्पादित करेगा, उसके बाद छोड़ देगा। बंद पत्र किस बात के लिए? कि मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने के लिए। तो प्रतिभूत सहित या प्रतिभूत रहित, मतलब जमानत या बिना जमानत पर छोड़ देगा, या फिर बॉन्ड एग्जीक्यूट करने पे छोड़ देगा। और जो भी चीजें उसके पास से अभिग्रहित की गई थी, प्राइवेट व्यक्ति ने लाकर पुलिस ऑफिसर को सौंपी थी, उनको मजिस्ट्रेट के समक्ष उस व्यक्ति के उपसंजात होने तक अपनी अभिरक्षा में रखेगा, कि जब तक वो व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष उपसंजात नहीं हो जाता जिससे आपने बंद पत्र लिया है, जमानत ली है, तब तक आप अपनी कस्टडी में वो आयुध रखो, और जब वो मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होगा तब आप उन आयुध गोला बारूद को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर देना कि सर ये इसके पास से सीज की थी। सेकंड ऑप्शन है कि यदि वह व्यक्ति बंद पत्र निष्पादित करने में या जो प्रतिभूत से डिमांड की थी श्योरिटी वो देने में असफल रहे। उस व्यक्ति से कहा था कि आप बॉन्ड दो 1 लाख रुपए का, और वो बॉन्ड देने में असफल रहा। या उससे कहा था 2 व्यक्ति जिनके पास किसी शहर के अंदर कार ली हुई हो तो उनकी कार की आरती ला दो, या कोई प्लॉट है या 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी उन लोगों के पास है तो उन लोगों की गारंटी ला दो, प्रतिभू के रूप में उन्हें पेश कर दो। तो वह व्यक्ति बंद पत्र भी निष्पादित नहीं कर सका, और किसी पर्याप्त प्रतिभू को जो भी उसको बताई गई हो उनको देने में असफल रहा, तो तत्काल अविलंब
उस व्यक्ति को और उसके पास से जो आयुध गोला बारूद मिला, जो चीजें मिली, उनको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर देगा। तो या तो जमानत ले लो और जमानत पे जब पेश होगा उसी दिन उसके आयुध गोला बारूद भी पेश कर देना, या अगर वो जमानत देने में या बंद पत्र देने में फेल हो जाता है तो उस व्यक्ति को और चीजों को अविलंब मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना है। इंग्लिश देख लेते हैं। सेव द अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, कि जो इस एक्ट में बता रखे उनको तो बचा लो, इस धारा से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनको बचाने के बाद ऑल अरेस्ट एंड सर्च, जितने भी अरेस्ट होंगे, जितने भी सर्च होंगे, मेड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर जितने भी अरेस्ट सर्च होंगे या इस एक्ट के अंदर बनाए गए किसी रूल के अंदर, अंडर एनी रूल मेड देयर अंडर, या तो इस एक्ट के अंदर बनाए हुए रूल के अंदर या इस एक्ट के अंदर जितने भी सर्च और अरेस्ट होंगे, सेल बी कैरी आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, कि जितने भी अरेस्ट और सर्च होंगे कैरी आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी रिलेटिंग रेस्पेक्टिव टू अरेस्ट और सर्च मेड अंडर दिस दैट कोड, किस कोड के अंदर जहां भी सर्च और अरेस्ट बता रखे उनके अनुसार होंगे, उन उपबंधों के अधीन होंगे। सब क्लॉज दो बात करता है, एनी पर्सन अरेस्टेड और एनी आर्म्स और एम्यूनिशन सीज अंडर दिस एक्ट, कि इस एक्ट के अधीन, आर्म्स एक्ट के अधीन जो भी व्यक्ति गिरफ्तार होता है या एनी आर्म्स और एम्यूनिशन सीज किए जाते हैं, ए पर्सन, किसके द्वारा, ए पर्सन के द्वारा, जो पर्सन क्या है, प्राइवेट पर्सन है, ना तो वो नॉट बीइंग ए मजिस्ट्रेट और ए पुलिस ऑफिसर, तो ना तो वो मजिस्ट्रेट है ना पुलिस ऑफिसर है, सेल बी डिलीवर विदाउट डिले टू द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, हाथों हाथ डिलीवर करेगा उस व्यक्ति को और उसके पास से सीज किए गए आर्म्स और एम्यूनिशन को विदाउट डिले किए ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, और दैट ऑफिसर सेल, कौन सा ऑफिसर, जो नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर का इंचार्ज ऑफिसर था, वो दैट ऑफिसर सेल आइदर, या तो रिलीज दैट पर्सन ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग ए बॉन्ड, उस व्यक्ति के द्वारा बंद पत्र निष्पादित करने पर छोड़ देगा, या विद और विदाउट श्योरिटी देने पर, किस बात के लिए श्योरिटी, अपियरिंग बिफोर ए मजिस्ट्रेट एंड कीप द थिंग सीज इन हिज कस्टडी, कि मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने के लिए विद या विदाउट श्योरिटी देने पर या बॉन्ड देने पर उसको रिलीज कर देगा और रख लेगा किसको, कीप द थिंग सीज इन हिज कस्टडी, और जो चीजें उसके पास पाई जाएगी उसको सीज करके रख लेगा, कब तक, टिल द अपीयरेंस ऑफ दैट पर्सन बिफोर द मजिस्ट्रेट, उस व्यक्ति के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने तक के लिए उसके पास जो भी थिंग्स पाई जाती है जिनको सीज किया था उनको कीप कस्टडी में रख लेगा, हिज कस्टडी, कीप हिज कस्टडी, है ना। दैट ऑफिसर सेल शुड दैट पर्सन फेल टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड, कि वो व्यक्ति बॉन्ड को एग्जीक्यूट करने में फेल हो जाता है, या टू फर्निश सफिशिएंट श्योरिटी, कि यह सफिशिएंट श्योरिटी फर्निश करने में फेल रह जाता है, प्रोड्यूस दिस पर्सन, उस व्यक्ति को प्रोड्यूस करें, दैट पर्सन और दो थिंग्स विदाउट डिले, उस व्यक्ति को और उसके पास से जो भी थिंग्स पाई गई है उपधारा बी के अंदर, उन दोनों को विदाउट डिले किए मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रोड्यूस किया जाएगा, कि आप अगर बॉन्ड एग्जीक्यूट करने में फेल रहते हो या श्योरिटी जो आपसे मांगी गई थी वो श्योरिटी फर्निश करने में फेल रहते हो तो आपको प्रोड्यूस किया जाएगा, प्रोड्यूस दैट पर्सन एंड दोज थिंग्स विदाउट डिले बिफोर द मजिस्ट्रेट। धारा 39-37 होगी। अब धारा 38-39-40 एक एक लाइन के ऑब्जेक्टिव प्रश्न प्री में आएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा धारा 38-39-40 से। सिर्फ सर बाकी धारा भी बता देते हैं कौन से प्री में और कौन सी मेंस में आएगी। संयम बना के रखो, मैं बताऊंगा किसी क्लास में बताऊंगा, रेंडमली नहीं, इससे अगली में बता दूंगा, उससे अगली में बता दूंगा। आपको सभी इंपोर्टेंट धारा बताई जाएगी, कौन सी मेंस के पर्पज से इंपोर्टेंट है, कौन सी प्री के पर्पज से। हेडिंग देख लो, अपराधों का संज्ञेय होना। इस अधिनियम के अधीन हर अपराध सीआरपीसी के अर्थ में संज्ञेय समझे जाएंगे। संज्ञेय का क्या मतलब होता है? सीआरपीसी की परिभाषा में कॉग्निजेबल ऑफेंस किसको कहते हैं? ऐसा अपराध जिसके लिए मजिस्ट्रेट ऐसा अपराध जिसके लिए पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है और इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, ऐसे अपराध संज्ञेय अपराध होते हैं।
तो इस अधिनियम के अधीन हर अपराध सीआरपीसी के अर्थ के अंतर्गत संज्ञेय होंगे। हेडिंग याद कर लेना कि आर्म्स एक्ट के अधीन सभी अपराध संज्ञेय होंगे, धारा 38 में ऐसा लिखा हुआ है। धारा 39, इस शब्द को मिटाओ, कतिपय मामलों में, इसकी जगह लिख दो धारा 3 के अधीन किसी अपराध के अभियोजन के लिए। तो इसको अंदर से पढ़ने की जरूरत खत्म हो जाएगी। धारा कैसे याद कर लेना, इसकी हेडिंग धारा 39 की हेडिंग बना लेना, धारा 3 के अधीन किसी अपराध के अभियोजन के लिए जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी आवश्यक, जिसमें आपको अंदर पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। तो कतिपय मामलों में जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है। किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 3 के अधीन किसी अपराध के बारे में कोई भी अभियोजन संस्थित करना है तो जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा। तो धारा 3 में क्या अपराध था, थोड़ा रिकॉल करा दो तो ठीक रहेगा। धारा 3 बताती थी कि किसी व्यक्ति को हथियार रखना है तो हथियार के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, अगर नहीं लिया तो धारा 3 का अपराध आपने किया है। रखने के लिए, हाँ रखने के लिए, पर 3 स्थिति बताई थी कि अगर कोई लाइसेंसदारी की उपस्थिति में उसको रिन्यू कराने ले जा रहा है, या लाइसेंसदारी की उपस्थिति में उसको रिपेयर कराने ले जा रहा है, या लाइसेंसदारी के लिखित प्राधिकार से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसकी उपस्थिति में कैरी कर रहे हो, तो आपको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति जो बिना लाइसेंस के गन रखता है वो धारा 3 का अपराधी माना जाएगा। किसी व्यक्ति के खिलाफ हथियार रखने के लिए धारा 3 का अगर आप अभियोजन संस्थित करना चाहते हो, उसको धारा सेक्शन 3 के अंतर्गत प्रोसिक्यूशन करना चाहते हो उस व्यक्ति का, तो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कंसेंट लेनी पड़ेगी, पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी, सैंक्शन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप केस संस्थित कर सकते हो। माना एक व्यक्ति है, एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। माना एक व्यक्ति है, वो 19 साल की उम्र में कोई हथियार लेके घूम रहा है, वो पकड़ा जाता है तो पुलिस धारा 3 का अपराध बनाएगी कि बिना लाइसेंस के हथियार लेके घूम रहे हो, प्लस धारा 9 का भी अपराध बनेगा। धारा 9 में जिसने लाइसेंस बनाया होगा वो व्यक्ति भी साथ में नपेगा। तो धारा 3 का जब उस व्यक्ति के खिलाफ आप केस बना रहे होंगे और जब 3/25 का सेक्शन लगा रहे होंगे चार्ज फ्रेमिंग में, तो वहां आपको जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी लेनी होगी, तो ही धारा 3 के अंदर उसके खिलाफ अभियोजन चला सकते हो। एफआईआर दर्ज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर जैसे ही आप उसके खिलाफ एक अभियोजन चलाओगे तो आपको जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी लेनी होगी, क्योंकि एफआईआर दर्ज करने वाले को पता है कि जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी आवश्यक है, इसलिए पहले ही जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी ली जाती है, उसके बाद ही किसी व्यक्ति के खिलाफ धारा 3 का अभियोजन संस्थित होता है। क्यों धारा 3 को विशेष महत्व दिया गया? और भी धारा थी, धारा 4, 5, 6, 7, कि सिविलियन में हर व्यक्ति के पास हथियार होता है। आज में या नहीं होता, आज मान लो मैं हथियार लेके घूम रहा हूं खुले में, मुझे अरेस्ट कर लिया जाता है और मैं कहता हूं मेरे पास हथियार है कि नहीं तुम्हारे पास कोई मैं कहता हूं मेरे पास लाइसेंस है, मैं कहता हूं मेरे पास लाइसेंस है, पुलिस वाले मानने से इनकार कर देते हैं और मेरे खिलाफ अभियोजन संस्थित कर देते हैं। मैं अपने फैमिली को कहता हूं कि भैया मेरा लाइसेंस रखा हुआ है लॉकर में, इस बैंक में ये लॉकर है, चाबी यहाँ पे रखी हुई है, आप जाकर अथोराइज कर देता हूं कि लॉकर से लाइसेंस निकाल के लाओ, लाइसेंस दिखा देता हूं, मामला खत्म। तो फिर धारा 4, 5, 6, 7 में भी यही चीज लागू हो सकती थी। ये इसलिए जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी आवश्यक करी कि पूरे जिले के अंदर सभी लाइसेंस जिला मजिस्ट्रेट इश्यू करता है। जिला के अंदर धारा 3 के जितने भी लाइसेंस होते हैं जिला मजिस्ट्रेट इश्यू करता है। मुझे बाकी स्टेट का पता नहीं, राजस्थान में तो जितने भी लाइसेंस इश्यू होते हैं जिला मजिस्ट्रेट की सील साइन से इश्यू होते हैं, क्योंकि मैं भी खुद एक लाइसेंसधारी व्यक्ति हूं, मैं भी गन का लाइसेंस रखता हूं। तो किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 3 में लाइसेंस कौन इश्यू करता है? धारा 3 का जिला मजिस्ट्रेट करता है। तो उसी व्यक्ति को पता है कि किस किस के पास लाइसेंस है। अब आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हो कि इसने धारा 3 का उल्लंघन किया है, तो जिला मजिस्ट्रेट ही बताएगा कि इसके पास लाइसेंस है या नहीं है।
एक और केस आपको बताता हूं कि मैंने लाइसेंस के लिए सिंपली अप्लाई किया डीएम के पास। उसके पीए ने मेरे से वादा किया कि 1 लाख रुपए दे दो, मैं बनवा दूंगा डीएम साहब से। मैंने 1 लाख रुपए पे कर दिया और उसने मेरे को एक लाइसेंस बनवा के दे दिया, और मैं लाइसेंस लेके और बंदूक तांग के रोप जमा रहा हूं, क्या कहते हैं जिसको, ठर को जमा रहा हूं। आजकल राजस्थान में ठर को शब्द बहुत प्रचलन में है कि कोई रुतबा जमाता है उसको थर को कहते हैं। तो मैं लोगों के सामने थर को जमा रहा हूं, रुतबा जमा रहा हूं कि मेरे पास पिस्टल का लाइसेंस है। और वहां पर किसी ने सूचना दे दी कि सर एक व्यक्ति लाइसेंस एक गन लेके घूम रहा है, हमें विश्वास है कि इस व्यक्ति के पास तो लाइसेंस हो ही नहीं सकता, नंबर 1 का फर्जी आदमी है। पुलिस ने आके मेरे को अरेस्ट कर लिया। मैंने कहा लाइसेंस है। उन्होंने कहा नहीं 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 लाइसेंस है, थाने मंगवा लो। थाने लेके गए, मैंने लाकर लाइसेंस दिखाया, और लाइसेंस दिखाते हैं पुलिस अधिकारियों ने मेरे को छोड़ दिया। ठीक है, मेरा काम हो गया, मैं छूट गया। पर धारा 39 में तो फिर कुछ नहीं, फिर जिला मजिस्ट्रेट की क्या हो सके। पर छोड़ते ही पुलिस वालों को पता लगता है कि जो लाइसेंस उसके पास था वो जाली लाइसेंस है, और जिला मजिस्ट्रेट ने ऐसा कोई लाइसेंस इश्यू नहीं किया। इस व्यक्ति ने कभी लाइसेंस, इसके व्यक्ति के नाम से कभी लाइसेंस इश्यू नहीं हुआ। फिर वो मेरे को पकड़ने आएंगे, फिर पकड़ेंगे, फिर लाइसेंस चेक करेंगे। मैं तो कहूंगा कि भाई मैंने तो लाइसेंस लिया था, पैसे दिए थे, और पीए ने लाइसेंस बना के दिया। मुझे लगा जिला मजिस्ट्रेट का पीए दे रहा है तो मेरा लाइसेंस वैलिड होगा, मुझे पता नहीं है जाली है। तो यहां इसलिए जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी आवश्यक है कि हर व्यक्ति लाइसेंस बना के घूम सकता है। लाइसेंस होती क्या है, एक डायरी होती है, एक सिंपल डायरी होती है, जैसे आपकी बैंक की पासबुक होती है वैसी एक लाइसेंस डायरी होती है। छोटी सी डायरी होती है, पीले कलर की होती है। राजस्थान में तो मोस्टली उसका ऊपर का कवर पीले रंग का होता है, अंदर कागज होते हैं, उस पर पूरा परमिशन लिखा रहता है, क्या गन्स है, कितने गोली आप हर साल ले सकते हो। तो जिला मजिस्ट्रेट ही लाइसेंस इश्यू करता है। तो कोई लाइसेंस जाली है, ओरिजिनल है, सब कुछ जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस से क्लियर होगा। इसलिए धारा 3 के अधीन जब भी अभियोजन संस्थित किया जाएगा तो आपको जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी लेनी होगी, उसके बिना नहीं। धारा 39 क्लियर हो गई कि क्यों धारा 3 पे जोड़ दिया गया। बाकी धारा 5 का लाइसेंस, 4 का नोटिफिकेशन, ये बड़े स्तर से जारी होते हैं। एक जिला के अंदर जितने भी हथियार है वो जिला मजिस्ट्रेट के लाइसेंस से जारी होते हैं। जिला मजिस्ट्रेट के पास उसका डाटा होता है, इसलिए अभियोजन की स्वीकृति भी जिला मजिस्ट्रेट से लेनी पड़ती है, उसकी मंजूरी के बिना नहीं संस्थित किया जाता। अब पढ़ते हैं धारा 40, सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाइयों से परितान। परितान को हटाओ, संरक्षण कर लो। सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाइयों से संरक्षण। किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई किसी ऐसी बात के लिए नहीं होगी जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावना पूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयत है। समझो इस बात को भी। ये एक बड़ा हॉल है, सेमिनार हॉल है, जैसे जयपुर का बिरला सभागार, और यहां पर किसी दिन चीफ गेस्ट के रूप में मेरे को भाषण देने का मौका मिला, और ये मैं खड़ा हुआ हूं, भाषण दे रहा हूं। बगल में मैंने कोई हथियार नहीं रख रखा, बढ़िया शांति से बिना हथियारों के खड़े होकर भाषण दे रहा हूं। आगे 1-2 हजार लोग बैठे हुए हैं, और मेरे को वहां पर ससम्मान मंच पर जगह मिली, भाषण दे रहा हूं। मेरे घर पर किसी व्यक्ति ने सूचना दी कि इसके घर पे 4 हथियार हैं, 4 गने सर इसके घर पे, और हमें लगता है सभी गने बिना लाइसेंस किए। और पुलिस मेरे घर पे उसी समय जाकर तलाशी लेती है। तलाशी के दौरान मेरे घर से 4 हथियार मिलते हैं। पुलिस वहां से 4 हथियार जब्त करने के बाद सीधा बिरला सभागार पहुंचती है, और मंच पे जब मैं खड़ा हूं तो मेरे को कहती है कि आपके पास, आप घर से बिना हथियार के बिना लाइसेंस के हथियार प्राप्त हुए, आपको अरेस्ट किया जाता है, चलो। मैं कहता हूं नहीं नहीं, मैं सम्मानीय व्यक्ति हूं, मेरे को ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते, मेरे पास लाइसेंस है। 3-5 करता हूं, 2 थप्पड़ मेरे भी लगा देती है, और चुपचाप मैं चल देता हूं। पुलिस वालों से वैसे भी नहीं जीता जा सकता, और मैं थाने में चला गया। ठीक है साहब, यहां से मेरी बेइज्जती हुई, मानहानि तो हो ही गई, साथ में विद्वेषपूर्ण अभियोजन की कार्रवाई भी हुई मेरे खिलाफ, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस था और किसी ने विद्वेषपूर्ण सूचना दी कि इस व्यक्ति के घर पे लाइसेंस है या नहीं है। और मैंने पुलिस थाने में जाने के बाद घर वालों को सूचना देने का अधिकार मांगा। तो मैंने कहा मेरे घर वालों को बताओ कि मुझे अरेस्ट कर लिया, और मेरे को राइट से सीआरपीसी के अंदर मैंने घर वालों को फोन लगाया, कहा भी अरेस्ट कर लिया, थाने में बैठा हूं, और जो घर से 4 बंदूकें प्राप्त हुई है ना, उन चारों के लाइसेंस लेके प्लीज पुलिस थाने आ जाओ, लाइसेंस लॉकर में रखे हुए हैं।
बैंक के लॉकर में। अब की बार पुलिस घर वाले तत्काल मेरे चारों लाइसेंस निकाल के आ गए, पर मेरे तो चारों नहीं थे, दो तो मेरे लाइसेंस थे, क्योंकि मुझे दो लाइसेंस या दो गन रखने की परमिशन है, और दो लाइसेंस मेरे बड़े भाई के थे। मैंने चारों गनों के लाइसेंस दिखा दे कि मेरे कमरे घर से जो लाइसेंस प्राप्त, जो गने आपने चार प्राप्त किए सर, इसमें से दो मेरी थी, दोनों के लाइसेंस ये रहे, और दो मेरे भाई की थी, दोनों से। अब पुलिस वालों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लाइसेंस है, लाइसेंस की वैलिडिटी चेक कर लो कि लाइसेंस का एक्सपायर तो नहीं हो गया, क्या लाइसेंस जाली लाइसेंस तो नहीं है। अब जिला मजिस्ट्रेट से चेक करवा लो, लाइसेंस वैलिड है। अब मेरे को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ते ही मैं क्या करूंगा, सीधा कोर्ट पहुंचूंगा। लो भैया ये कोर्ट में आके कोर्ट परिसर में खड़े हो गए, वो कोर्ट में कहूंगा कि एक तो उस व्यक्ति ने मानहानि की है जिसने सूचना दी है, और दूसरी पुलिस ने भी मेरी मानहानि की है। 2000 लोगों के सामने चाटा दे के लाए सर, चाटे भी बहुत शानदार मारे थे, और मेरे खिलाफ मेरी इज्जत को, प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए विद्वेषपूर्ण ये अभियोजन कार्रवाइयां संचालित की जा रही थी। इसी के लिए एफआईआर दर्ज हुई है, जबकि मैं बहुत ही सात्विक और अच्छे रेस्पेक्ट वाला व्यक्ति हूं। तो मैं ये जो कार्रवाई करूंगा किस किस पे करूंगा, कहां चला गया, दो व्यक्ति पे करूंगा। एक तो पुलिस, दूसरा इंफॉर्मेशन देने वाला इन्फॉर्मर है कि जिसने बताया कि इसके घर में हथियार है और वो बिना लाइसेंस के। अब अगर इन्फॉर्मर बोनाफाइड है, गुड फेथ में उसने सूचना दी थी कि, तो वो धारा 40 का रिलीफ ले लेगा कि सर मैंने तो सद्भाव में सूचना दी थी, मुझे लगा इस अधिनियम के किसी भी उपबंध का उल्लंघन हो रहा था और इसलिए मैंने सूचना दी। और पुलिस कहेगी कि भाई हमने तो हथियार 4 मिले और तुम्हारे घर से मिले, हमें क्या पता कि भाई भी तुम्हारे साथ ही रहने लग गया और उसके लाइसेंस वाले हथियार भी आपके घर में ही रखे हुए हैं। तो हमने तो इसलिए 4 हथियार देख के कि एक व्यक्ति के पास 4 लाइसेंस हो नहीं सकते, इसलिए गिरफ्तार कर लिया सर। तो पुलिस भी धारा 40 का संरक्षण ले लेगी और ये इन्फॉर्मर भी ले लेगा, और मेरा मानहानि का, विद्वेषपूर्ण अभियोजन का केस, अगर ये दोनों गुड फेथ में थे, बोनाफाइड थे, तो खत्म हो जाएगा। अगर गुड फेथ नहीं तो मैं मानहानि और विद्वेषपूर्ण अभियोजन की कार्रवाइयां दोनों के खिलाफ संस्थित करूंगा। अब पढ़ते हैं धारा 40 दोबारा। अच्छा ये संरक्षण जरूर लिख लेना भाई, परितान को काटकर संरक्षण कर लेना, सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाइयों के लिए संरक्षण। कोई भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद है, कोई भी अभियोजन है, कोई भी विधिक कार्रवाई है, इस बात के लिए नहीं की जाएगी कि उसने इस अधिनियम के अधीन सद्भावना पूर्वक की गई या की जाने के लिए आसियत कोई कार्रवाई की है। कि कोई व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन सद्भावना पूर्वक मेरे खिलाफ सूचना दी थी, किसी व्यक्ति ने सद्भावना पूर्वक मेरे को गिरफ्तार किया था, तो इसके लिए मैं उसके खिलाफ, अगर वो गुड फेथ में था, सद्भावना पूर्वक था, तो कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्रवाई संस्थित नहीं कर सकता। इंग्लिश देख लें, मेरी इज्जत का बारात निकाल दी है, 2 चाटे खा लिए पुलिस वालों से, मानहानि, विद्वेषपूर्ण अभियोजन भी नहीं कर पाया, 1 रुपए का मुझे कहीं से पेनल्टी नहीं मिली, 2 जनों को जेल नहीं करवा पाया। अब इंग्लिश देख लेते हैं, बहुत रामायण होगी। ऑफेंस टू बी cognizable. Every offense under this act shall be cognizable within the meaning of CRPC. हर अपराध, एवरी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल, इतना सा याद कर लो कि इस एक्ट के अधीन हर अपराध कॉग्निजेबल होगा, संज्ञेय होगा। प्रीवियस सैंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नेसेसरी इन सर्टेन केसेस, सर्टेन केसेस नहीं, सेक्शन 3 के किसी भी ऑफेंस में। तो नो प्रोसिक्यूशन शैल इंस्टीट्यूट अगेंस्ट एनी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 3, सेक्शन 3 के किसी भी अपराध के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति है, उसके खिलाफ नो प्रोसिक्यूशन शैल बी इंस्टीट्यूट विदाउट द प्रीवियस सेक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जब तक आपने उसके लिए पूर्व मंजूरी नहीं ले ली, प्रीवियस सैंक्शन नहीं ले ली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, तब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूट नहीं किया जा सकता। समझ में आ गई बात। धारा 39 क्या कह रही है? धारा 40 प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो नो शूट, नो प्रोसिक्यूशन, नो अदर लीगल प्रोसीडिंग शेल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनीथिंग विच इज इन गुड फेथ डन। उसने कोई भी कार्रवाई गुड फेथ में की है तो उसके खिलाफ नो शूट, नो प्रोसिक्यूशन, नो अदर लीगल प्रोसीडिंग शेल लाई।
और इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट। ठीक है, समझ में आ गई होगी धारा 40 क्या कह रही है। तीनों की हेडिंग देख लेना ज्यादा। धारा 41 बात करती है छूट देने की शक्ति। किस बात से छूट दे रहे हैं, किस चीज को एग्जेम्प्ट करके चलती है, पढ़ते हैं धारा 41 कि जहां केंद्र सरकार की यह राय हो कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा करना नेसेसरी है, तो शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा गजट नोटिफिकेशन निकालेगी और कुछ शर्तें उस नोटिफिकेशन में डाल सकती है। जैसी भी अधिसूचनाओं में दो चीजें निर्दिष्ट कर सकती है। पहली क्या डालेगी अधिसूचना में कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ऐसा करना आवश्यक है, तो गजट नोटिफिकेशन निकालो, उसमें कुछ कंडीशन डालो और वो कंडीशन निर्दिष्ट करके दो चीजें कर सकते हो। तो एक तो इस अधिनियम में के सब या किन्हीं उपबंधों के परिवर्तन से, इस अधिनियम में जितने भी प्रोविजन है, कोई भी प्रोविजन लागू किस क्षेत्र में होगा, किस क्षेत्र में नहीं होगा, किस व्यक्ति पे होगा, किस व्यक्ति पे नहीं होगा, किस आर्म्स पर लागू होगा, किस आर्म्स पर नहीं होगा, ये सारी शक्ति केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार चाहे तो इस अधिनियम की धारा 3 को पूरे भारत में लागू करने से मना कर सकती है, धारा 3 को कोई राजस्थान एरिया पे लागू करने से मना कर सकती है। धारा यह कह सकती है कि इस अधिनियम की धारा 3 से 12 तक की जो भी धाराएं हैं वो किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगी, या किसी क्लास, किसी व्यक्ति, कोई क्लास है व्यक्तियों का, एक वर्ग है कि जैसे किसानों का एक वर्ग होता है कि लघु किसान होता है, सीमांत किसान होता है, मध्यम किसान, मध्यम वर्गीय किसान होता है, तो कहीं किसानों की श्रेणियां हैं। तो बता सकती है, 4 चीजें नोटिफिकेशन में मेंशन होगी। पहली चीज कि आप कोई सेक्शन बता सकते हो कि ये सेक्शन कहां पर, ये सेक्शन लागू होगा या नहीं। दूसरा, कोई पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का वर्ग बता सकते हो या कोई पर्सन बता सकते हो, तो क्लास ऑफ पर्सन। तीसरा क्या बता सकते हो, कोई एरिया बता सकते हो कि इस एरिया में लागू होगा, इस एरिया में नहीं लागू होगा। और फोर्थ, कोई आर्म्स और एम्यूनिशन बता सकते हो कि ये आर्म्स के संबंध में लागू होगा और ये आर्म्स के एम्यूनिशन के संबंध में नहीं लागू होगा। अब समझना, इस अधिनियम के सब या किन्हीं उपबंधों के परिवर्तन से, एक तो अधिनियम के उपबंधों के परिवर्तन से मतलब अधिनियम का कोई भी प्रोविजन लागू होगा या नहीं, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को। दूसरा क्या चेंज कर सकती है, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को, या तो साधारणतः ये ऐसे वर्णन या आयुधों के संबंध में जिसको यदि सूचना लागू हो। तो कोई नोटिफिकेशन में आर्म्स एम्यूनिशन भी बता सकती है कि इसके संबंध में ही यह अधिसूचना लागू होगी जो केंद्र सरकार जारी करेगी, छूट दे सकेगी। तो किसी धारा के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी कि धारा 3-4 लागू नहीं होगी पूरे भारत में, धारा 5 अब पूरे भारत में लागू नहीं होगी, 9 लागू नहीं होगी, 10 लागू नहीं होगी। या फिर कह सकती कि यह अधिनियम इन व्यक्तियों को लागू नहीं होगा, जैसे जिन लोगों की नेटवर्थ 1000 करोड़ से ज्यादा है, अमीर लोग हैं, उन पर धारा 3 लागू नहीं होगी, वो बिना लाइसेंस के बंदूक रख सकते हैं। ऐसी नोटिफिकेशन धारा 41 में केंद्र सरकार निकाल सकती है। या कोई व्यक्तियों का वर्ग है, व्यक्तियों का क्लास ले लो कि जैसे केरल में क्या है कि बहुत सारे हाथी हैं, उन हाथियों को भगाने के लिए जो मैंने बताई थी नाल वाली बंदूक आती है, उसमें बारूद भर दो और इधर से एक बत्ती लगी होती है, उसको जला दो तो वो बंदूक की आवाज की तरह आवाज निकलती है और उसमें पत्थर वत्थर जो भरे होते हैं वो बाहर निकल के थोड़ी सी तेज आवाज करते हैं और फैल जाते हैं आसपास। तो चिड़ी पक्षी वगैरह को भगाने के लिए या हाथी जैसे जानवरों को भगाने के लिए केरल में ऐसे आयुध की जरूरत है कृषि प्रयोजन के लिए कि वो नाल वाली बंदूक जिसमें गोला बारूद भरा जाता है और फोड़ दिया जाता है, वैसी अगर अलाउ करना उनको लगता है कि केरल में कृषि प्रयोजन के लिए अलाउ करनी चाहिए, उसके लिए लाइसेंस का जो हमने प्रोविजन कर रखा है उससे छूट देनी चाहिए, तो केंद्र सरकार नोटिफिकेशन निकाल देगी। क्या नोटिफिकेशन में क्या क्या मेंशन करेगी, एक तो सेक्शन मेंशन कर देगी कि धारा 3 उस हथियार पर लागू नहीं होगी जिसमें नाल मुख भर के बंदूक बनाई जाती है, उन पर्सन पे लागू नहीं होगी, किस पर, सीमांत किसान पर लागू नहीं होगी। फिर नोटिफिकेशन में बता दी कि एरिया केरल में और आर्म्स एम्यूनिशन नालमुख भरी बंदूक। तो 4 चीजें मेंशन करेगी कि यह केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में क्या बताएगी कि केरल के सभी किसान वर्ग के लिए या केरल के सभी सीमांत कृषक वर्ग के लिए नालमुख वाली बंदूक रखने
को बंद किया जाता है और उसके संबंध में धारा 3 केरल के किसान वर्ग पर लागू नहीं होगी। ये नोटिफिकेशन निकाल दी। तो अब केरल में 3 चीजों को छूट दे दी कि सीमांत वर्ग के किसानों को छूट दे दी, एरिया मतलब केरल एरिया वालों को छूट दी है, आर्म्स बता दी नालमुख वाली बंदूक, और धारा 3 का प्रवर्तन से छूट दे दी कि बिना लाइसेंस के नालमुख वाली बंदूक रख सकते हो। थोड़ा सा मिटा देता हूं क्योंकि आपके पूरा रायता हो गया होगा दिमाग में कि यार आदमी समझाना क्या चाह रहा है। अरे सीधा सीधा बोलो पनवेल जाना है, वैसी हालत हो रही होगी। तो क्या क्या कर सकती है कि कोई इस अधिनियम के कोई प्रोविजन के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को छूट दे सकती है, कोई आयुध या गोला बारूद जिसको अधिसूचना में बताया जाए उनसे छूट दे सकेगी, या कोई विशेष वर्जन के, कोई विशेष वर्जन मतलब होता है क्या बोलते हैं इंग्लिश में, देख लेना जो भी हो वर्जन, कोई विशेष वर्जन का, जैसे AK-47 है या आयु गोला बारूद है। गोला बारूद में आपके पटाखे होते हैं, उनमें भी श्रेणी होती है। जैसे आप जो सूतली बम देखते होंगे वैसे आप 100 सूतली बम एक साथ एक कट्टे में भरकर और उसमें आग लगा के उसके बगल में किसी व्यक्ति को बिठा दो तो वो व्यक्ति मिलेगा नहीं, इतना गोला बारूद होता है 100 सूतली बम के अंदर। सूतली बम बहुत पावरफुल होता है। तो साइज फिक्स कर सकती है कि जो गोला बारूद में सूतली बम बनाते हो आप पटाखों में, उस गोला बारूद में सूतली बम की साइज 2 इंच से ज्यादा बड़ी नहीं होगी। तो वो सारी नोटिफिकेशन 41 के अंदर ही निकालेंगे। छूट देने की शक्ति है केंद्र सरकार की। यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना हो सके तो गजट नोटिफिकेशन के द्वारा इस अधिनियम के किसी प्रोविजन के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, किसी व्यक्ति के वर्ग को छूट दे सकती है, कोई आयुध या गोला बारूद के संबंध में छूट दे सकती है, या कोई आयुध या गोला बारूद को अपवर्जित कर सकती है कि उस पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा, या भारत के किसी भाग से इस अधिनियम के संबंध में कोई भी बात प्रत्याहृत कर सकती है। जैसे कि केरल पर धारा 4 लागू नहीं होगी, तो भारत का एक भाग हो गया केरल पर के संबंध में धारा 4 को प्रत्याहृत कर लिया। भारत के किसी भाग से प्रत्याहृत करना, रिवोक करना कि इस एरिया में यह धारा लागू नहीं होगी। और बी वाला प्रोविजन क्या बात करता है कि कितनी बार ऐसी अधिसूचना रद्द की जा सकेगी। आपने आज अधिसूचना निकाल दी जोश में, 4 दिन बाद आपको लगा कि यार इस अधिसूचना से तो नुकसान हो रहा है, हर व्यक्ति हथियार लेके घूम रहा है, बात बात पे गोली चला रहे हैं लोग, तो अधिसूचना को रद्द कर देगी और कह देगी कि वो पुराने प्रोविजन ही लागू होंगे, हर व्यक्ति को गन रखने के लिए लाइसेंस चाहिए। या वैसी अधिसूचना उस व्यक्तियों के वर्ग, उस वर्णन के आयुध या गोला बारूद या भारत के भाग के लिए पुनः वो ऐसे उपबंधों के अध्ययन बना सकेगी। तो कितनी बार धारा 41 के अंदर अधिसूचना निकाल सकेगी, उनको कितनी बार रद्द कर सकेगी, रद्द करने के बाद वैसी अधिसूचना फिर निकाल सकेगी, फिर मर्जी आए तो रद्द कर सकेगी। तो केंद्र सरकार को छूट है कि अधिनियम के किसी भी प्रोविजन से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी क्षेत्र को, किसी भी आयुध या गोला बारूद को छूट प्रदान कर सकती है, अलग कर सकती है इस अधिनियम के प्रोविजन से। Where the central government is the opinion that it is necessary or expedient to in the public interest to do so। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन है कि पब्लिक इंटरेस्ट के एक्सपेंडिएट के लिए यह नेसेसरी है। इट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन के द्वारा, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, जो भी उस नोटिफिकेशन में कंडीशन बताए, जो भी इफ एनी बताई जाए, एज इट में स्पेसिफाई इन द नोटिफिकेशन, जो भी होगा नोटिफिकेशन में उसको स्पेसिफिक रूप से विनिर्दिष्ट किया जाएगा। क्या क्या पावर एग्जेम्प्ट करने की, एग्जेम्प्ट कर सकती है एनी पर्सन को या क्लास ऑफ पर्सन को, या तो कोई व्यक्ति को या व्यक्तियों के वर्ग को, आइदर जनरली और इन द रिलेशन ऑफ सच डिस्क्रिप्शन आर्म्स और एम्यूनिशन, या तो सभी हथियारों के लिए साधारणतया या कोई विशेष विवरण वाले आर्म्स और एम्यूनिशन के लिए एज में भी स्पेसिफाई की नोटिफिकेशन, जो भी हथियार या गोला बारूद के संबंध में नोटिफिकेशन होगी उसमें नोटिफिकेशन में मेंशन किया जाएगा, स्पेसिफिक की जाएगी। एक्सक्लूड एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्म्स और एम्यूनिशन, कोई हथियार गोला बारूद को एक्सक्लूड कर सकेगी। या विद्रा एनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी क्षेत्र से ऐसी नोटिफिकेशन को विड्रॉ कर सकेगी। फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन को या सभी प्रोविजन को
किसी आयुध गोला बारूद के संबंध में, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के संबंध में, या भारत के किसी क्षेत्र के संबंध में केंद्र सरकार गजट नोटिफिकेशन से छूट दे सकेगी कि यहाँ पर ये एक्ट लागू नहीं होगा या इस एक्ट की ये धारा, ये प्रोविजन लागू नहीं होंगे। एज ओपन एज में भी कैंसिल एनी सच नोटिफिकेशन, जो ए पॉइंट के अंदर नोटिफिकेशन जारी की थी उसको कैंसिल कर सकती है। और अगेन सब्जेक्ट बाय ए लाइक नोटिफिकेशन दैट पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन और डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्म्स एंड एमिनेशन ऑफ द और द पार्ट ऑफ इंडिया इज ऑपरेशन ऑफ सच प्रोविजन। कभी भी उसको कैंसिल कर सकती है नोटिफिकेशन को, और अगेन उसी सब्जेक्ट के उसी टाइप के नोटिफिकेशन फिर जारी कर सकती है। नोटिफिकेशन के लिए कोई लिमिट नहीं है, कितनी बार जारी करो, कितनी बार रद्द करो। धारा 42, जैसे मानव की जनगणना की जाती है वैसे ही अग्नायुधों की भी गणना कर सकते हैं कि कितने हथियारों के लाइसेंस दे दिए, ये भी काउंट कर सकती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी क्षेत्र में सब अग्नायुधों की गणना किए जाने का निर्देश दे सकेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन के द्वारा किसी भी क्षेत्र में सब अग्नायुध जितने भी फायर आर्म्स है उनकी गणना करने के निर्देश दे सकेगी, और ऐसे गणना के लिए सरकार के किसी भी ऑफिसर को एम्पावर्ड कर सकेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन डायरेक्ट कर सकती है कि फायर आर्म्स के संबंध में सेंसस की जाए, जनगणना की जाए, काउंटिंग की जाए, और ऐसी गणना करने के लिए गवर्नमेंट किसी भी ऑफिसर को अथोराइज कर सकती है, एम्पावर कर सकती है। ऐसी किसी भी अधिसूचना के निकाले जाने पर उस क्षेत्र का कोई अग्नायुध अपने कब्जे में रखने वाले सब व्यक्ति कि जब ऐसी नोटिफिकेशन किसी क्षेत्र के लिए निकल जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल देती है कि पूरे राजस्थान में जितने भी अग्नायुध है उनकी गणना करेगा, ये अधिकारी को ये पावर दिया जाता है गणना करने का। तो जब ऐसी अधिसूचना निकल जाती है तो कोई भी उस क्षेत्र में कोई भी अग्नायुध रखने वाला, कब्जे में रखने वाला व्यक्ति जिसके पास भी ऐसे फायर आर्म्स है, जो भी अपनी पोजीशन में रखता है, वो संपर्क ऑफिसर को जिसको नोटिफिकेशन में एम्पावर किया है उस ऑफिसर को ऐसी जानकारी देगा कि सर मेरे पास भी हथियार है, और उसके संबंध में अपेक्षित करे या अपेक्षा करे तो ऐसा अग्नायुध उसके समक्ष पेश करेगा। या तो आप सूचना दे दोगे कि सर मेरे पास भी हथियार है, हथियार घर पे रखा है, ये लाइसेंस देख लो। अगर वो अपेक्षा करता है कि आप हथियार उसके समक्ष पेश करो तो आप हथियार ले जाके उसको दिखा दोगे, ये हथियार रहा, ये लाइसेंस रहा। सीधी सी बात है कि हमारे घर पे काउंटिंग करने वाले, जनगणना करने वाले आते हैं तो व्यक्ति सभी व्यक्तियों को काउंट करके जाते हैं। भाई रमेश नहीं दिख रहा, रमेश का है, रमेश को भी लाओ, क्योंकि अगर वो आंखों के सामने देख के नहीं जाएंगे तो जनगणना कैसे होगी। कोई भी कह देगा भाई मेरे तो पत्नी भी है, भले वो अखंड कुंवारा है, कह दिया उसने पत्नी है तो वो अगला लिख के ले जाएगा पत्नी भी है, देखेगा भाई पत्नी दिखा है, शकल दिखा मत दिखा पर खड़ी दिखा कि ये पत्नी है तेरी, ठीक है। तो वैसे ही है कि हथियार के संबंध में नोटिफिकेशन जारी हो गया तो उस व्यक्ति जिसको भी अधिकारी को एम्पावर किया गया उस अधिकारी के पास जो भी व्यक्ति उस क्षेत्र में फायर आर्म्स अग्नायुध रखता है उस अधिकारी के पास ले जाएगा, उसको सूचना देगा कि मेरे पास हथियार है। अगर अधिकारी ऐसी अपेक्षा करे कि अग्नायुध उसके समक्ष पेश करो तो आपको तत्काल उसके समक्ष पेश करना होगा। द पावर टू टेक सेंसस ऑफ फायर आर्म्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट डायरेक्ट ए सेंसस टू बी टेकन ऑफ ऑल फायर आर्म्स। फायर आर्म्स की सेंसस करने के लिए इन एनी एरिया, किसी भी क्षेत्र के फायर आर्म्स की सेंसस करने के लिए डायरेक्ट कर सकती है और एम्पावर कर सकती है एनी ऑफिसर को, कोई भी गवर्नमेंट के ऑफिसर को एम्पावर कर सकती है कि टेक सच सेंसस, ऐसी जनगणना करे। इसके लिए किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिसर को एम्पावर कर सकती है। ऑन द इश्यू एनी सच नोटिफिकेशन ऑल पर्सन हैविंग इन देयर पोजीशन एनी फायर आर्म, जब भी ऐसी नोटिफिकेशन इश्यू हो जाती है उसके बाद जो भी पर्सन, ऑल पर्सन हैविंग इन देयर पोजीशन एनी फायर आर्म, सभी व्यक्ति जिनकी पोजीशन में ऐसा फायर आर्म्स है, इन डेट एरिया, उस एरिया में जिसके लिए जनगणना का नोटिफिकेशन, जिनके लिए गणना का नोटिफिकेशन जारी हुआ, सेल फर्निश टू द ऑफिसर कंसर्न,
जो भी ऑफिसर कंसर्न किया गया है नोटिफिकेशन में उसके सामने फर्निश करेगा सच इंफॉर्मेशन एज ही में बी रिक्वायर इन रिलेशन देयर टू एंड सेल प्रोड्यूस बिफोर हिम सच फायर आर्म्स इफ ही सो रिक्वायर। अगर उस व्यक्ति को आवश्यक लगता है, वो रिक्वायर बताता है, अपेक्षा करता है, तो आपको उसके सामने ऐसा हथियार पेश भी करना होगा जिस ऑफिसर को एम्पावर किया है। समझ में आ गई होगी। धारा 43, 44, 45, 46 4 धाराएं हम कल के लिए छोड़ देते हैं, कल पूरा कर देंगे। थैंक यू सो मच। क्लास बढ़िया लगती है तो जरूरतमंद हर व्यक्ति को शेयर जरूर करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कोई डिमांड नहीं करता, पर हर व्यक्ति के पास जो जरूरतमंद है उसके पास समय से इस क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि ऐसी कोई क्लास भी चल रही है जहां फ्री में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जितने भी लीगल फील्ड के लोगों को जानते हो जो तैयारी कर रहे हैं, सबको ये फॉरवर्ड करें, शेयर करें ये वीडियो। थैंक यू सो मच।